विजयनगर भारत के गौरवशाली इतिहास में एक ऐसा रत्न था जिसकी आभा से धरती जगमगाती थी और जिसकी वायु में प्रेम और समृद्धि का संगीत बहता था। इसके शासक महाराजा विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे, न्यायप्रिय, दयालु और दूरदर्शी। उनके शासनकाल में विजयनगर ने उन्नति की नई ऊंचाइयों को छुआ। हर घर में दीपक जलता था, हर थाली में अन्न था और हर हृदय में संतोष। राज्य की यह अटूट शांति और समृद्धि मुख्यतः महाराजा के दाहिने हाथ उनके परम पूज्य और ज्ञानी राजगुरु विश्वनाथ की बुद्धिमत्ता और अनुभव का परिणाम था। राजगुरु विश्वनाथ ने अपना संपूर्ण जीवन विजयनगर की सेवा में न्यौछावर कर दिया था। वह न केवल राजकाज के निर्णयों में महाराजा के पथ प्रदर्शक थे बल्कि ज्ञानपुर नामक अपने प्राचीन आश्रम में वे युवा शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों, नैतिक मूल्यों और शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा भी प्रदान करते थे। ज्ञानपुर अपनी सादगी और गहन विद्या के लिए दूर दूर तक विख्यात था, परंतु समय का चक्र कभी थमता नहीं। राजगुरु विश्वनाथ की आयु अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी और उनके स्वास्थ्य ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। उनके मन में एक गहरी चिंता घर कर गई थी। उनके बाद विजयनगर का भविष्य क्या होगा? महाराजा का मुख्य राजकीय रणनीतिकार का पद कौन संभालेगा, जो राज्य की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का प्रमुख स्तंभ था? कौन महाराजा को सही मार्ग दिखाएगा जब उनका मार्गदर्शन अनुपस्थित होगा? उन्हें एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश थी जो केवल बुद्धिमान न हो बल्कि साहसी, निडर, निष्ठावान और सबसे बढ़कर सच्चे हृदय का हो। वह जानते थे कि राज दरबार की चुनौतियां केवल किताबी ज्ञान से हल नहीं होती। उनके लिए व्यावहारिक बुद्धि, त्वरित निर्णय क्षमता और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। एक सुनहरी पतझड़ की शाम, जब सूरज की अंतिम किरणें ज्ञानपुर आश्रम के प्राचीन वट वृक्षों से छनकर आ रही थी, राजगुरु विश्वनाथ ने अपने 3 प्रिय शिष्यों को अपने कक्ष में बुलाया। ये तीनों शिष्य उनके लिए अपनी संतान से भी बढ़कर थे और तीनों में अपनी अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। आर्यन सबसे छोटा और राजगुरु विश्वनाथ का प्रिय शिष्य अपनी तीव्र बुद्धि, अटूट जिज्ञासा और अदम्य दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने पलते थे और वह भीतर ही भीतर जानता था कि उसका भविष्य राज दरबार से जुड़ा है, न कि आश्रम की शांत दीवारों से। वह महाराजा का मुख्य रणनीतिकार बनने का सपना देखता था। विहान मजला शिष्य अपनी अपार शारीरिक शक्ति और युद्ध कला में निपुणता के लिए प्रसिद्ध। वह एक निष्ठावान सेवक था, पर उसका मन ज्ञान की गहराइयों से अधिक रणभूमि और अखाड़े की धूल में रमता था। वह स्वभाव से थोड़ा उग्र और सीधा था, लेकिन हृदय का सच्चा था। शौर्य सबसे बड़ा शिष्य, शांत, अत्यंत विनम्र और गहन आध्यात्मिक। वे वेदों, उपनिषदों और प्राचीन दर्शनों का झाता था। उसका जीवन सादगी, तपस्या और ध्यान में लीन था और उसे सांसारिक सुखों से कोई मोह नहीं था। आओ बेटों, राजगुरु विश्वनाथ ने स्नेह से कहा। उनकी आवाज में थकान थी पर शब्दों में गंभीरता। जैसा कि तुम तीनों जानते हो, मेरी सांसें अब कभी भी थम सकती हैं। मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखूं, यह सुनिश्चित करूं कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी बुद्धि, कौशल और परिश्रम से अपना जीवन यापन कर पाओगे। मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहता हूं ताकि मेरा मन शांति पा सके। शौर्य ने सबसे पहले आगे बढ़कर सिर झुकाया। उसकी आंखों में गुरु के प्रति गहरा आदर था। पिताजी, आपके हर आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। आपकी इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम जो भी हैं आपकी शिक्षा के कारण है। विहान ने अपना भारी मुद्गल उठाया और हंसते हुए बोला, पिताजी, अगर आप दिमाग के किसी खेल की बात कर रहे हैं तो मेरा नाम इसमें से निकाल दीजिए। मैं तो अपनी पहलवानी में ही खुश हूं। शरीर की ताकत से जो भी काम करवाओ मैं खुशी से करूंगा। दिमाग का प्रयोग? ना, आप मुझसे कोई भी शारीरिक काम करवा लीजिए, मैं तैयार हूं। इतना कहकर विहान आश्रम के अखाड़े की ओर चल दिया, जहां उसकी गदा की धमक से धरती कांप उठी। राजगुरु विश्वनाथ ने गहरी चिंता से आर्यन की ओर देखा। बेटा आर्यन, विहान तो अपनी ताकत से गुजारा कर लेगा। वह एक कुशल योद्धा बन सकता है। शौर्य अपनी तपस्या और सादगी से जीवन व्यतीत कर लेगा। वह एक महान संत बन सकता है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम न तो विहान की तरह पहलवान हो, न शौर्य की तरह आध्यात्मिक। आर्यन ने आत्मविश्वास से अपने गुरु की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो गुरु ने पहले कभी नहीं देखी थी। पिताजी, आपका आर्यन ही आपका नाम रोशन करेगा। मैं कोई छोटे मोटे काम नहीं करने वाला।
मैं विजयनगर के राज दरबार में महाराजा विक्रमादित्य का मुख्य रणनीतिकार बनूंगा। उसकी आवाज में एक अटल दृढ़ता थी। राजगुरु विश्वनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, पर उनकी आंखों में एक चुनौती थी। अरे, तुम इतने बड़े बड़े सपने देखना बंद करो भाई, और कोई काम सीखना शुरू कर दो, ताकि कल को कोई तुम्हें अपनी बेटी दे सके और तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, समझे? राज दरबार में जगह पाना इतना आसान नहीं होता मेरे बेटे। उसके लिए न केवल ज्ञान चाहिए, बल्कि व्यवहारिकता और लोगों को समझने की कला भी। आर्यन दृढ़ था। पिताजी, मैं रणनीतिकार ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो। यह मेरा संकल्प है, मेरा जीवन का लक्ष्य। अच्छा ठीक है, राजगुरु विश्वनाथ ने कहा। उनके शब्दों में अब एक निश्चितता थी। तो फिर दो अपनी बुद्धि का इम्तिहान, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम सचमुच राज दरबार में रणनीतिकार बनने के लायक हो। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। हाँ हाँ पिताजी, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आर्यन ने उत्साह से कहा। राजगुरु विश्वनाथ ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आंखें आर्यन की प्रतिक्रिया को पढ़ रही थीं। तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए 3 अत्यंत कठिन पड़ाव पार करने होंगे। ये परीक्षा न केवल तुम्हारी बुद्धि की, बल्कि तुम्हारे धैर्य, साहस और लोगों को परखने की क्षमता की भी होगी, जिसमें सबसे पहले तुम्हें किसी समझदार और गुणवान लड़की से शादी करनी होगी, जो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों को समझ सके। उसके बाद क्या करना होगा पिताजी? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। उसके मन में हजारों विचार कौंध रहे थे। दूसरा पड़ाव, पहला पड़ाव पार करने के बाद बताऊंगा, पहले इसे पूरा करो, राजगुरु विश्वनाथ ने कहा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। जैसे आप कहें पिताजी, आर्यन ने कहा, और तुरंत आश्रम से निकल पड़ा, सीधे विजयनगर की ओर, जहां उसके सपने बसे थे। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन मन में यह विचार भी था कि बिना किसी धन या पद के एक समझदार लड़की से शादी कैसे करेगा। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। राजगुरु विश्वनाथ ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, देखते हैं यह नवयुवक अपनी अक्ल कैसे ठिकाने लगाता है। ये दुनिया आश्रम से बहुत अलग है। बाहरी दुनिया की कसौटियां बहुत सख्त होती हैं। आर्यन अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए विजयनगर के बस्लिंग बाजार व्यापारपुरी पहुंचा। व्यापारपुरी अपनी विविधता और चहल पहल के लिए प्रसिद्ध था, जहां दूर दराज के व्यापारी अपने सामान बेचने आते थे। आर्यन जानता था कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में किसी उच्च कुल की या केवल रूपवती कन्या से विवाह करना आसान नहीं होगा, और न ही गुरु की शर्त पूरी होगी। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो सिर्फ सुंदर न हो, बल्कि समझदार हो, साहसी हो और परिस्थितियों को भांप सके। उसने कई दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की। वह श्रमवन नामक गांव में गया, जहां मेहनती किसान रहते थे, और वहां खेत में काम कर रही कुछ महिलाओं से बात की। उसने वही पुराना प्रस्ताव रखा। आपसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी, आर्यन ने विनयपूर्वक कहा। एक महिला ने सिर उठाकर कहा, जी बोलिए, क्या बात करनी है? मेरा नाम आर्यन है और मैं पास में ही रहता हूं। मैं आपसे शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। शादी का प्रस्ताव? महिलाओं में से एक ने आश्चर्य से पूछा। आप क्या काम करते हैं श्रीमान? आप दिखते तो सीधे साधे हैं। आर्यन ने गर्व से कहा, मैं राजदरबार में रणनीतिकार नियुक्त होने वाला हूं। क्या? एक और महिला ने उसकी तरफ देखा। उसकी साधारण वेशभूषा और खाली हाथों को देखते हुए उसकी आवाज में उपहास था। अपनी हालत देखो पहले, कुछ भी बोले जा रहे हो। राजदरबार में रणनीतिकार? चलो निकलो यहां से, हमें काम करने दो। बड़ा आया शादी करने वाला, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। और सब औरतें ठहाके लगाकर हंसने लगीं, जिससे आर्यन का आत्मसम्मान बुरी तरह आहत हुआ। वह अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, हाँ हाँ, देखना, रणनीतिकार तो बनकर रहूंगा। गजब की बेइज्जती कर दी, आर्यन ने सोचा। सीधे रास्ते से तो काम नहीं बनेगा। अब क्या करूं? मुझे कोई ऐसी योजना बनानी होगी जो किसी साधारण लड़की की सोच से परे हो। हाँ, यह सही रहेगा, घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। आर्यन अपने एक पुराने दोस्त के पास गया, जो उसी राज्य में जौहरी का काम करता था। उसका नाम वरुण था और उसकी दुकान रत्न चौक नामक बाजार में थी, जहां दूर दराज से लोग आभूषण खरीदने आते थे। वरुण एक नेक दिल इंसान था और आर्यन पर पूरा भरोसा करता था। कैसे हो दोस्त? आर्यन ने पूछा। हाँ आर्यन, बहुत दिन बाद दिखे आज। तुम तो आश्रम में थे, अचानक यहां कैसे? बताओ, क्या काम पड़ गया आज? वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे काम कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
आर्यन ने थोड़ा टाल मटोल किया। भाई, बचपन से जानता हूं तुझे, अब बता दे, तू बिना काम के कभी नहीं आता। अरे मुझे कुछ सिक्के चाहिए, लगभग 50, जो तुम्हें शाम तक वापस लौटा दूंगा, आर्यन ने सीधे कहा। अच्छा, 50 सिक्के, और शाम तक लौटा भी देगा? ऐसा क्या करेगा भाई कि इतनी जल्दी कमाई कर लेगा? वरुण ने भौहें उठाई। उसके मन में संदेह था। वो बाद में बताऊंगा यार, तेरे लिए भाभी लाने का विचार है, मेरी परीक्षा चल रही है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। बस कर, अब बड़ी बड़ी मत हाँक। लेकिन ठीक है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। ये ले, लेकिन शाम तक लौटा देना, नहीं तो मेरी दुकानदारी पर असर पड़ेगा। वरुण ने हंसते हुए कुछ सोने के सिक्के उसे दिए। आर्यन वहां से सिक्के लेकर सीधे एक सुंदर पनघट पर जा पहुंचा, जहां गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थीं। यह पनघट जलधारा नामक नदी के किनारे था, जिसके चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे और वातावरण अत्यंत शांत था। उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर और सुशील लड़की अपनी सहेली श्वेता के साथ पानी भर रही थी। इस लड़की का नाम नीला था और वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और तीव्र समझ के लिए जानी जाती थी। हालांकि वह एक गरीब कुम्हार परिवार से थी। उसकी आंखें बहुत तेज थीं और वह हर छोटी बात पर ध्यान देती थी। आर्यन ने एक योजना बनाई। वह नीला के सामने से गुजरा और जानबूझकर एक एक करके सोने के सिक्के गिराता चला गया। नीला ने तुरंत देखा कि एक राहगीर की कमाई गिर रही है। उसने सोचा, यह बेचारा राहगीर अपनी मेहनत की कमाई खो रहा है, मुझे इसे बताना चाहिए। अरे सुनो, आपके सिक्के तो गिरते जा रहे हैं, नीला ने तेज आवाज दी। आर्यन उसकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर आगे बढ़ता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। श्वेता ने नीला से कहा, लगता है वह बहरा है नीला, यह बहुत लापरवाह है। नीला दोबारा चिल्लाई। उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। अरे भाई रुको, अरे सुनो, आपके सिक्के गिर रहे हैं। भाई सुनकर आर्यन गुस्से से रुका और पलटकर बोला, क्या है, कौन हो तुम? भाई मत कहो, मजे समझी, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? अजीब इंसान है, एक तो मदद कर रही हूं, ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रहा है। नीला ने आश्चर्य और क्रोध से कहा, क्या खाक मदद कर रही हो? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आर्यन ने नाटकीय अंदाज में कहा, अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं तो तुम्हारी भलाई कर रही थी, नीला ने पलटकर जवाब दिया। और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है पूरे 2 साल बाद मुझे पसीना आता है और मेरा पसीना गिरते ही सोना बन जाता है। अभी बस मुझे पसीना आना शुरू ही हुआ था और मैं अपनी कमाई इकट्ठा कर रहा था कि तुमने मुझे टोक दिया। अब यह सारा सोना मिट्टी बन जाएगा। आर्यन ने यह बात इतनी चतुराई से कही कि कोई भी आसानी से विश्वास कर ले। क्या सच में ऐसा है? तो तब तो तुम बहुत ही अमीर इंसान होगे, तुम्हारा घर गृहस्थी सब बढ़िया होगा। नीला की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। श्वेता भी यह सुनकर दंग रह गई और आर्यन को उत्सुकता से देखने लगी। और नहीं तो क्या, अब जाने दो मुझे, तुम्हें क्या लेना देना मेरी कमाई से? कहीं ऐसा मत बोल देना कि मुझसे शादी कर लो, मैं इतना अमीर हूं कि तुम्हें मुझसे शादी करने का लालच आ जाए। आर्यन ने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि नीला उसे शादी के लिए कहे। नीला ने तुरंत सोचा, यह लड़का भले ही अभी गरीब दिखे और आश्रम का विद्यार्थी लगे, पर अगर इसकी बात सच है तो यह भविष्य में बहुत कुछ कर सकता है। यह मेरी गरीबी दूर कर सकता है और मेरे परिवार को भी सहारा मिल सकता है। इसकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। उसने तुरंत बिना समय गंवाए दृढ़ता से कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वैसे इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं, आप मुझसे शादी कर अपना घर बसा सकते हैं श्रीमान, मैं एक गुणवान और परिश्रमी लड़की हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूं। आर्यन ने नाटक जारी रखा, जैसे वह वास्तव में अनिच्छुक हो। देखो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी, मैं तुम्हारी सुख दुख की साथी बनूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो, नीला ने दृढ़ता से कहा। उसने ठान लिया था। श्वेता भी नीला के इस अचानक फैसले से चौंक गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। आर्यन की तो मनचाही बात हो गई। उसने नीला की बुद्धिमत्ता, उसकी तीव्र निर्णय क्षमता और उसकी साहसिक प्रकृति को पहचान लिया था। वह जानता था कि ऐसी लड़की जो तुरंत स्थिति का आकलन कर सके और साहसिक निर्णय ले सके, वही उसके गुरु की कसौटी पर खरी उतरेगी। बिना समय गंवाए दोनों ने पास के एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसे सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता था, में जाकर सादगी से शादी कर ली। ये मंदिर अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए भी जाना जाता था। उसके बाद आर्यन अपनी पत्नी नीला को लेकर राजगुरु विश्वनाथ के आश्रम ज्ञानपुर वापस आ गया। पिताजी देखो,
आपके लिए बहू लाया हूं, आर्यन ने गर्व से कहा जब वे गुरु के सामने खड़े हुए। राजगुरु विश्वनाथ ने अपनी आंखें मलते हुए देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। अरे, तुम्हें इतनी जल्दी लड़की कैसे मिल गई? और यह तो बहुत सुशील दिखती है। नीला ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आप इस घर में रहते हैं? आप तो बहुत बड़े धोखेबाज हो। आपने मुझसे कहा था कि आप तो बहुत अमीर हो, सब कुछ है आपके पास, लेकिन यह तो एक छोटा सा आश्रम है। अरे भाग्यवान, तुम देखती जाओ, बहुत जल्दी मैं राजदरबार का रणनीतिकार बनने वाला हूं। यह तो बस शुरुआत है। आर्यन ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसकी आंखों में विश्वास था। हाय, मैंने तो अपने कर्म फोड़ दिए, पता नहीं कब बनोगे आप रणनीतिकार, नीला ने निराशा में कहा। पर उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे वह आर्यन की योजना का हिस्सा बन गई हो। राजगुरु विश्वनाथ मुस्कुराए। उन्होंने नीला की बुद्धिमत्ता और आर्यन की चतुराई को पहचान लिया था। उन्होंने मन ही मन कहा, पहला पड़ाव तो इसने चतुराई से पार कर लिया। यह लड़की वाकई समझदार निकली। राजगुरु विश्वनाथ ने अब गंभीर होकर कहा, अब दूसरा पड़ाव यह है बेटा, तुम्हारे पहले पड़ाव में तुमने चतुराई दिखाई, पर अब तुम्हें साहस और योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। कुछ दिनों से हमारे राज्य में डाकुओं की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। विशेषकर वनराज नामक एक क्रूर बदमाशों का गिरोह ने धनपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों में आतंक फैला रखा है। उन्होंने हाल ही में महाराजा के कर संग्रह करने वाले अधिकारियों पर हमला करके शाही खजाना लूट लिया है, जिसमें महाराजा के विशेष सिक्के भी शामिल थे जिन पर शाही मुहर लगी थी। तुम्हें उन डाकुओं का लूटा हुआ सारा सामान यहाँ वापस लाना है और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करना है। ये सिर्फ लूट का सामान वापस लाना नहीं है, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था कायम करना और अपराधियों को दंडित करना भी है। क्या पिताजी, आप मरवाना चाहते हैं क्या मुझे? आर्यन ने घबराकर कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। उन डाकुओं से तो मेरे बड़े भैया विहान भी पिटकर आ गए थे जब वे अकेले गए थे। वे तो बहुत ताकतवर और निष्ठुर हैं। मैं भला कैसे उनका सामना करूंगा? विहान भी वहां था और उसने गुस्से से कहा, हाँ, वे बहुत ताकतवर हैं। आर्यन, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी हार गया। उनके पास भयानक हथियार है। राजगुरु विश्वनाथ ने सख्ती से कहा, वो मैं नहीं जानता। तुम और तुम्हारा काम। रणनीतिकार बनने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं, साहस और समाधान भी चाहिए। यदि तुम ये पड़ाव पार नहीं कर सकते तो तुम कभी राजदरबार में जगह नहीं बना पाओगे। आर्यन ने चुनौती स्वीकार की। उसने अपनी पत्नी नीला के साथ मिलकर डाकुओं के बारे में गहन जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया। वे कई दिनों तक गुप्त रूप से धनपुर और आसपास के गांवों में भटके, लोगों से पूछताछ की, उनकी कहानियां सुनी। उन्हें पता चला कि डाकू रात में अचानक हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन एक वृद्ध किसान ने उन्हें बताया कि डाकू कभी कभी प्रेत भूमि नामक श्मशान घाट के पास देखे जाते हैं, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। आर्यन को याद आया कि राजगुरु विश्वनाथ ने एक बार वृंदावन नामक एक गुप्तचर का उल्लेख किया था, जो पहले राज दरबार में काम करता था और अब एकांतवास में रहता था। वृंदावन अपनी गहरी समझ और सूचना एकत्र करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। आर्यन और नीला वृंदावन के गुप्त निवास पर पहुंचे, जो पवनगढ़ नामक एक सुनसान पहाड़ी पर था। वृंदावन ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, डाकुओं को पकड़ना उतना मुश्किल नहीं जितना उन्हें अपनी जगह से बाहर निकालना। वे श्मशान घाट को अपना अड्डा बनाए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई वहां नहीं जाएगा। वे अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। उसने आर्यन को बताया कि वनराज एक क्रूर लेकिन अत्यंत अंधविश्वासी डाकू था और वह भूतों प्रेतों की कहानियों पर बेहद विश्वास करता था। वृंदावन ने उन्हें वनराज के डर के बारे में भी बताया कि वह एक खास तरह के मंत्रों और अजीब आवाजों से बहुत डरता है, जो बचपन में उसे उसकी दादी सुनाया करती थी। एक दिन अंधेरे में घर वापस आते हुए आर्यन और नीला को पुरानी श्मशान घाट प्रेत भूमि के पास कुछ आवाजें सुनाई दी। विजयनगर से कुछ मील दूर एक घना जंगल था, जिसके किनारे यह पुराना श्मशान घाट था, जिसे प्रेत भूमि के नाम से जाना जाता था। ये एक घनी और भयावह जगह थी, जहां पेड़ भी टेढ़े मेढ़े थे और रात में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। आर्यन ने अपनी पत्नी को शांत रहने का इशारा किया और चोरी छिपे उन आवाजों को सुनने लगा। वह एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गया और देखा कि वनराज और उसके 5-6 डाकू बैठे हुए शराब पी रहे थे और जोर जोर से अपनी लूट की बातें कर रहे थे। उन्होंने एक बड़े गड्ढे में लूटा हुआ शाही खजाना छिपा रखा था। अरे उस्ताद, सबसे बढ़िया जगह है ये।
लूट का सारा सामान यहां सुरक्षित है। दिन हो या रात कोई नहीं भटकता यहां। एक डाकू ने अपनी शराब पीते हुए कहा। सही कहा, भूत प्रेतों का डर तो लगा रहता है, लेकिन काम धंधा तो यहीं से चलेगा। किसने सोचा था कि यह डरावनी जगह हमारे लिए इतनी फायदेमंद होगी। दूसरे ने जोड़ा। अच्छा, तो सारे डाकू रात को यहीं रुकते हैं, आर्यन ने सोचा, और उन्होंने यहीं पर अपना सारा लूटा हुआ सामान छिपा रखा है। अब माजरा समझ में आया। मुझे वनराज के अंधविश्वास और उसके खास डर का फायदा उठाना होगा। आर्यन घर वापस आता है और अपनी पत्नी नीला के साथ मिलकर एक विस्तृत और साहसिक योजना बनाता है। नीला अपनी बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच के लिए जानी जाती थी। उसने आर्यन की बात ध्यान से सुनी और तुरंत एक शानदार विचार उसके मन में आया। उन्होंने पूरी रात योजना पर काम किया, वृंदावन से मिले सुरागों को भी शामिल किया। अगले दिन सुबह जब राजगुरु विश्वनाथ मंदिर की तरफ निकल गए, जैसा कि वे हर रोज करते थे, तभी पीछे से आर्यन की पत्नी नीला ने रोना शुरू कर दिया। उसने आर्यन को जमीन पर लेटाकर उसके ऊपर सफेद चादर डाल दी। उसने आर्यन के मुंह में एक विशेष कड़वी जड़ी बूटी का रस डाला, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह मृतक जैसा लगने लगा। नीला ने अपने कपड़ों को बिखेर दिया और अपने बाल खोल लिए, जिससे वह अत्यंत दुखी और व्याकुल लगे। उसकी चीखें सुनकर आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हो गए। अचानक से आर्यन को क्या हो गया? एक पड़ोसी ने पूछा घबराकर। बहुत बुरा हुआ भाई, अभी अभी तो शादी करके आया था बेचारा आर्यन, जवान मौत मरा, दूसरे ने अफसोस जताया। नीला ने जोर जोर से रोना जारी रखा। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। उसने अपने सिर को पीटते हुए कहा, अरे भाइयों, जल्दी से ले चलो, सूरज ढलने से पहले संस्कार कर देना चाहिए। मेरे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कुछ दयालु और धार्मिक लोग अर्थी को उठाकर श्मशान घाट पर पहुंचे। विजयनगर के लोग बहुत धार्मिक और अंधविश्वासी थे, इसलिए उन्होंने नीला की बातों पर विश्वास किया। जैसे ही वे प्रेत भूमि के श्मशान घाट पहुंचे, नीला ने अपनी आवाज बदली और रहस्यमय तरीके से लगभग एक प्रेतनी की तरह कहने लगी, रुको, मेरे पति मरने से पहले बोलकर गए थे कि जो भी उनका संस्कार करेगा उसे प्रेत भूमि का शाप नैत लगेगा और उसका पूरा वंश सत्यानाश हो जाएगा। उनकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी और उसे नरक में जगह मिलेगी। जो इस लाश को छुएगा उसकी भी दुर्गति होगी। क्या ये क्या बद्दुआ दे गया वो? एक व्यक्ति ने डर कर कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। चलो भाइयों, हम लोग नहीं कर सकते इसका संस्कार। अजीब इंसान था, हम अपनी जान और परिवार को खतरे में नहीं डाल सकते। और सब लोग डर कर उसकी अर्थी को श्मशान घाट पर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। वे तुरंत अपने अपने घरों की ओर भागे। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यह सोचकर कि उन्होंने एक अशुभ काम से अपनी जान बचा ली है। उनके जाने के बाद नीला एक ऊंचे और घने वटवृक्ष पर चढ़ गई, जो श्मशान घाट के ठीक पास था और जहां से सब कुछ साफ दिखाई देता था। उसने चुपचाप डाकुओं का इंतजार किया। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, अंधेरा गहराता गया और प्रेत भूमि का वातावरण और भी डरावना हो गया। कुछ ही देर बाद 5 डाकू वहां पर आए। वनराज उनका सरदार सबसे आगे था। श्मशान घाट पर पड़ी अर्थी देखकर पहले तो वे थोड़ा हिचकिचाए। उनके मन में डर बैठा, पर उन्हें लालच आया। डाकुओं को पता था कि यह सबसे सुरक्षित जगह है और उन्होंने अपना सारा लूटा हुआ खजाना वहीं आसपास छिपा रखा था। उन्होंने पहले अपने छिपे हुए खजाने की जांच की। फिर उनमें से 2 डाकू अपने छिपे हुए लूटे हुए सामान, जिसमें महाराजा के शाही गहने, शाही मुहर लगे सिक्के और मूल्यवान वस्त्र थे, लेकर आए और अर्थी के पास रखने लगे। जैसे ही 5 डाकू उस अर्थी के पास आकर शराब पीने लगे, पेड़ के ऊपर से एक गूंजती हुई और भयानक आवाज आई। जितने आपने कहा था पूरे उतने ही हैं, कोई कमी नहीं है। यह आवाज इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि डाकुओं की रूह कांप उठी। यह सुनकर अर्थी पर लेटा हुआ आर्यन, जो अपने ऊपर सफेद चादर ओढ़े था, धीरे से बैठ गया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसका सफेद चादर में लिपटा शरीर हवा में हिल रहा था। श्मशान में अर्थी, ऊपर सफेद चादर और फिर अचानक से उठ खड़ा हुआ इंसान, यह सब देखकर डाकुओं की हालत पतली हो गई। उनके चेहरे पर मौत का भय साफ दिखाई दे रहा था। वनराज के हाथ से शराब का प्याला छूट गया। आर्यन ने अपनी आवाज को और गहरा और भयानक बनाते हुए वृंदावन द्वारा बताए गए मंत्रों की तरह कुछ अजीब शब्दों का उच्चारण किया। पूरे 5 होने चाहिए, जितने मैंने कहा था। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यह खजाना मेरा है और अब ये धरती पर पैर रखने वाले भी मेरे हैं। प्रेत भूमि तुम्हें निगल जाएगी। हाँ, पूरे उतने ही हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही हैं उस्ताद।
हमने तो सिर्फ रखा ही है, हमने कुछ नहीं किया। डाकू डरकर चिल्लाए। उनकी आवाजें लड़खड़ा रही थी। ये कोई भूतों की माया है, ये श्मशान का प्रेत है। अपनी जान बचाओ, भागो यहां से, वरना ये हमें खा जाएगा। एक डाकू घबराकर बोला और सभी डाकू अनियंत्रित होकर अपने पैरों पर भाग खड़े हुए। उन्होंने अपनी लूट का सारा सामान, अपनी शराब, अपनी बंदूकें, यहां तक कि अपनी तलवारें भी वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। वे इतनी तेजी से भागे कि उन्हें कभी पकड़ा नहीं जा सका और उन्होंने फिर कभी विजयनगर का रुख नहीं किया। उनके जाने के बाद आर्यन अपनी पत्नी से बोला, आ जाओ भाग्यवान, पेड़ से नीचे आ जाओ, काम हो गया है। तुमने अद्भुत अभिनय किया और उन मंत्रों ने भी कमाल कर दिया। नीला नीचे उतरी और मुस्कुराते हुए बोली, एक बात तो है, शादी मैंने चतुर और चालाक इंसान से की है। ये सारी योजना तुम्हारी थी, लेकिन मैंने तुम्हें कितना सहारा दिया। हम दोनों की जोड़ी कमाल की है। अब इतनी तारीफ भी सही नहीं है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। चलो डाकुओं का सारा सामान उठाओ और पिताजी के पास चलते हैं। वह चिंतित होंगे और इस सफलता से बहुत प्रसन्न होंगे। आर्यन और नीला ने मिलकर सारा शाही सामान उठाया, सोने के सिक्के, गहने और मूल्यवान वस्त्र। उन्होंने एक बड़ी गठरी बनाई और उसे कंधे पर रखकर राजगुरु विश्वनाथ के आश्रम ज्ञानपुर में पहुंचे। उन्होंने राजगुरु विश्वनाथ को सारी कहानी विस्तार से सुनाई और राजगुरु विश्वनाथ आर्यन की बुद्धिमत्ता, नीला की चतुराई और उन दोनों के साहस पर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने आर्यन और नीला को गले लगा लिया। उनके मन में अब कोई संदेह नहीं था कि आर्यन ही उनका सही उत्तराधिकारी है। पिताजी, आपका दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया, आर्यन ने गर्व से कहा। अब अगला पड़ाव क्या है? राजगुरु विश्वनाथ ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में अब खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। बेटा, 2 पड़ाव पार कर तुमने साबित कर दिया है कि तुम सच में राज दरबार के रणनीतिकार बनने के लायक हो। तुमने न केवल अपनी बुद्धि बल्कि साहस और व्यवहारिकता का भी परिचय दिया है। अब तुम्हारा अगला पड़ाव राज दरबार में अपने आप को महाराजा विक्रमादित्य के सामने उचित रणनीतिकार साबित करना ही है। यह सबसे कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि तुम्हें अपनी योग्यता सैकड़ों लोगों के सामने सिद्ध करनी होगी और उन सब की आशंकाओं को दूर करना होगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिताजी, आपके विश्वास को मैं कायम रखूंगा और जल्दी ही अपना यह पड़ाव भी पार कर लूंगा, आर्यन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। उसके बाद आर्यन सीधे राजमहल की तरफ निकल पड़ा, एक नए और निर्णायक अध्याय की ओर। विजयनगर के राजमहल में महाराजा विक्रमादित्य और उनके प्रधान महामंत्री धर्मपाल एक बार फिर गंभीर चर्चा में व्यस्त थे। राजमहल का यह हिस्सा, जिसे राजसभा कहा जाता था, हमेशा महत्वपूर्ण निर्णयों और गहन विचार विमर्श का केंद्र था। बीते कुछ महीनों से राज्य को एक योग्य मुख्य रणनीतिकार की कमी बहुत खल रही थी, खासकर डाकुओं की घटना और पड़ोसी राज्य रुद्रपुर से बढ़ते तनाव के बाद। महाराजा को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो न केवल आंतरिक सुरक्षा संभाल सके बल्कि कूटनीति में भी निपुण हो। प्रधान महामंत्री जी, आज पूरे 2 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं मिला जो हमारे राज दरबार में मुख्य रणनीतिकार के पद को संभाल सके, महाराजा विक्रमादित्य ने चिंता व्यक्त की। हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो संकट के समय सही सलाह दे सके, जिसकी बुद्धि हमें नई दिशा दिखा सके और जो राज्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। हमारे पास समय कम है, रुद्रपुर की सीमा पर गतिविधियां बढ़ रही हैं। क्षमा महाराज, प्रधान महामंत्री धर्मपाल ने कहा, लेकिन कल एक आखिरी और निर्णायक आयोजन है, जिसमें महल के प्रांगण में मैंने प्रजा में से रणनीतिकार पद के उम्मीदवारों का आयोजन किया है। इस प्रांगण को प्रज्ञा मैदान कहा जाता है और यह अपनी विशालता और खुलेपन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हम कुछ बिना जहर के सांपों को वहां छोड़ेंगे। जो कोई निडर और साहसी हुआ और साथ ही अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे पाया, वही हमारे लिए उचित उम्मीदवार होगा महाराज। यह परीक्षा उम्मीदवार के विवेक, साहस और मानसिक स्थिरता का प्रदर्शन करेगी। कल इसका फैसला भी हो जाएगा। दरअसल प्रधान महामंत्री धर्मपाल को आर्यन की योग्यता पर संदेह था। वह एक कुलीन परिवार के विजेंद्र नामक अपने रिश्तेदार को इस पद पर नियुक्त करना चाहते थे, जो आर्यन से ईर्ष्या रखता था। विजेंद्र ने गुप्त रूप से धर्मपाल को मना लिया था कि वह आर्यन के लिए परीक्षा को और कठिन बना दे। अगले दिन सुबह विजयनगर के सभी प्रमुख नागरिक, सैकड़ों उम्मीदवार और उत्सुक भीड़ प्रज्ञा मैदान में एकत्रित थे।
मैदान के पीछे एक ऊंची दीवार थी जिसे कोई भी आसानी से फांद सकता था। ऊंचे मंच पर महाराजा विक्रमादित्य, प्रधान महामंत्री धर्मपाल और कुछ अन्य मंत्रीगण विराजमान थे। राजगुरु विश्वनाथ भी अपने पुत्र शौर्य और विहान के साथ एक विशेष स्थान पर बैठे थे, आर्यन की परीक्षा देखने के लिए। योजना अनुसार प्रधान महामंत्री धर्मपाल ने भीड़ को देखकर सपेरे को सांप छोड़ने का आदेश दिया। सपेरे ने अपनी पोटली खोली और उसमें से कई दर्जन सांपों को मैदान में छोड़ दिया। हालांकि वे जहरीले नहीं थे, पर उनकी फुंकार, उनकी तीव्र गति और उनकी डरावनी उपस्थिति ने लोगों में दहशत फैला दी। इस बार विजेंद्र नामक एक और उम्मीदवार, जो राज परिवार से संबंध रखता था और खुद को रणनीतिकार का स्वाभाविक हकदार मानता था, भी आर्यन के बगल में खड़ा था। अरे सांप, भागो! बाप रे, बहुत जहरीला सांप है, भागो भागो! सब तरफ अफरा तफरी मच गई। उम्मीदवार, नागरिक सब अपनी जान बचाने के लिए मैदान से बाहर भागने लगे। कुछ लोगों ने तो पीछे की दीवार फांदकर मैदान छोड़ दिया, कुछ मुख्य द्वार की ओर भागे, एक दूसरे पर गिरते पड़ते। विजेंद्र भी, जो पहले तो सीना ताने खड़ा था, सांपों को अपनी ओर आते देख घबरा गया और चिल्लाते हुए दीवार फांदकर भाग गया। देखते ही देखते पूरा प्रज्ञा मैदान खाली हो गया। सिर्फ आर्यन मैदान में खड़ा रहा। वह शांत था, उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। सांप उसके आसपास से निकल रहे थे, उसके पैरों के पास से फुंकारते हुए जा रहे थे, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसकी आंखें महाराजा विक्रमादित्य पर टिकी थीं, जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। उसके मन में राजगुरु के शब्द गूंज रहे थे, विश्वास और विवेक। महाराजा विक्रमादित्य मंच से नीचे आए और आर्यन के पास पहुंचे। प्रधान महामंत्री धर्मपाल और अन्य मंत्री भी उनके साथ आए। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। क्या नाम है तुम्हारा, साहसी पुरुष? महाराजा ने पूछा। उनकी आवाज में आश्चर्य और सम्मान था। मेरा नाम आर्यन है महाराज, आर्यन ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें मौत से भय क्यों नहीं है, जबकि सभी लोग भाग गए? क्या तुम मौत से नहीं डरते? महाराजा ने सीधे पूछा। आर्यन ने महाराजा की आंखों में देखा। उसकी आवाज में दृढ़ता और विश्वास था। उसने धीरे धीरे अपनी बात रखी। महाराज, मौत से भला कौन नहीं डरता? भय तो स्वाभाविक है, यह मानव प्रवृत्ति है। लेकिन यहां पर बात सिर्फ भय की नहीं, बात विश्वास और विवेक की है। हम विजयनगर के नागरिक बचपन से आपकी छत्र छाया में पले हैं। आपके न्यायपूर्ण शासन में हम सभी जानते हैं कि आप हमारी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप कभी अपनी प्रजा को जानबूझकर खतरे में नहीं डालेंगे। मुझे यह पूर्ण विश्वास था कि यह आपकी एक परीक्षा है और ये सांप जहरीले नहीं है। मुझे यह भी विश्वास था कि एक विवेकशील राजा कभी भी अपने नागरिकों को अनावश्यक खतरे में नहीं डालेगा। मेरा अपने राजा के प्रति अटूट विश्वास और अपने न्याय प्रिय राजा के विवेक पर भरोसा ही यहां खड़े रहने की वजह है महाराज। मैंने सोचा कि यदि मैं इस परीक्षा में विश्वास और विवेक खो देता तो मैं कभी भी आपके रणनीतिकार बनने लायक नहीं होता। महाराजा विक्रमादित्य आर्यन की बात सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उनकी आंखों में चमक आ गई और उनके चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान फैल गई। प्रधान महामंत्री धर्मपाल और अन्य मंत्री भी आर्यन के तर्क और उसके अद्भुत साहस से दंग रह गए। उनके मन में कोई संदेह नहीं था कि यह युवक वास्तव में असाधारण है। विजेंद्र, जो दूर से यह सब देख रहा था, शर्म से सिर झुकाए था। बहुत खूब आर्यन, महाराजा ने उत्साह से कहा। तुम सच में एक निडर, बुद्धिमान और समझदार इंसान हो। तुम्हारी तर्क शक्ति, तुम्हारा साहस, तुम्हारा विवेक और अपने राजा के प्रति तुम्हारा अटूट विश्वास, ये सब तुम्हें रणनीतिकार पद के लिए हमारे राज्य का सबसे योग्य प्रतियोगी बनाता है। तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम न केवल संकट में शांत रह सकते हो, बल्कि सही निर्णय भी ले सकते हो। महाराजा ने प्रधान महामंत्री धर्मपाल की ओर देखा। प्रधान महामंत्री जी, हमारी तलाश आज समाप्त हुई। आर्यन विजयनगर का नया मुख्य रणनीतिकार होगा। धन्यवाद महाराज, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझ पर विश्वास किया। आर्यन ने कृतज्ञता से कहा। मेरा बचपन का सपना कि राज दरबार का मुख्य रणनीतिकार बनूंगा, आज आपके आशीर्वाद से पूरा हुआ। इसके बाद विजयनगर में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो शांति, समृद्धि और न्याय से भरा था। आर्यन के पिता राजगुरु विश्वनाथ, उसकी पत्नी नीला और उसके भाई विहान व शौर्य, सब लोग राजमहल में बने रणनीतिकार के भव्य कक्ष में रहने लगे। इस कक्ष को नीति निवास कहा जाता था, जहां से राज्य के भविष्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। आर्यन अपनी राज्य की सेवा में लग गया।
उसने अपनी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, निष्ठा और दूरदर्शिता से महाराजा विक्रमादित्य को कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद की। उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, किसानों के लिए नई और उन्नत सिंचाई योजनाएं जैसे जलधारा नहर परियोजना शुरू की, जिससे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। उसने व्यापारियों के लिए अनुकूल नीतियां बनाई, जिससे व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उसने अपराधियों पर नकेल कसने में भी मदद की, जिससे राज्य में शांति और सुरक्षा और बढ़ गई। उसकी सलाह से विजयनगर की समृद्धि और ख्याति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई और दूर दूर के राज्यों से भी लोग उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानने लगे। आर्यन ने विशेष रूप से रुद्रपुर राज्य के साथ बढ़ते तनाव को कूटनीति और बुद्धिमत्ता से संभाला। उसने महाराजा को सलाह दी कि वे सीधे युद्ध में न उतरें, बल्कि गुप्त रूप से रुद्रपुर के कुछ असंतुष्ट व्यापारियों और नागरिकों से संपर्क करें, जो उनके राजा के कठोर शासन से तंग आ चुके थे। आर्यन की रणनीति ने रुद्रपुर के आंतरिक मतभेदों को बढ़ा दिया और युद्ध को टाल दिया गया। विजेंद्र, जो आर्यन से ईर्ष्या रखता था, उसे भी आर्यन ने अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से प्रभावित किया। धीरे धीरे विजेंद्र ने अपनी ईर्ष्या छोड़ दी और आर्यन का सहयोगी बन गया। विहान ने अपनी पहलवानी जारी रखी और राज्य के सैनिकों को प्रशिक्षित करने में मदद की। उसके कठोर प्रशिक्षण से विजयनगर की सेना और भी शक्तिशाली बनी और राज्य की सीमाओं की रक्षा में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य ने राजमहल में एक छोटा सा आश्रम बना लिया और अपनी आध्यात्मिक साधना जारी रखी। साथ ही वह समय समय पर महाराजा और आर्यन को नैतिक और दार्शनिक सलाह भी देता था, जिससे राजकाज में धर्म और न्याय का संतुलन बना रहा। नीला अपनी बुद्धिमत्ता से आर्यन के हर कार्य में उसका सहयोग करती थी। उसने राजमहल में नारी शक्ति केंद्र की स्थापना की, जहां राज्य की महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार लाए गए। वो एक सशक्त और प्रेरणादायक रानी की तरह आर्यन के साथ खड़ी रही। आर्यन की कहानी विजयनगर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। एक ऐसे युवक की गाथा जिसने अपने सपनों को सच कर दिखाया। उसकी दृढ़ता, बुद्धिमत्ता, साहस और अपने राजा के प्रति अटूट विश्वास ने उसे सफलता के शिखर पर पहुंचाया। उसकी कहानी पीढ़ियों तक यह प्रेरणा देती रही कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि आप सच्चे दिल से किसी लक्ष्य को हासिल करने की चाह रखते हैं और उस पर पूरी लगन, विश्वास और विवेक से कार्य करते हैं, तो अवश्य आप उसे पा सकते हैं। आर्यन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करने में निहित है। विजयनगर में आर्यन का युग वास्तव में एक स्वर्ण युग था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चलिए चलते हैं अगली कहानी की तरफ। घोड़े का सौदागर। विजयपुर नामक एक प्राचीन राज्य था, जो अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता, उपजाऊ भूमि और अद्वितीय घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के महाराज प्रताप सिंह अपनी प्रजा के लिए एक सच्चे संरक्षक थे, जो अपनी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और अश्व प्रेम के लिए विख्यात थे। उनका शाही अस्तबल, जिसे अश्वशाला कहा जाता था, केवल एक बाड़ा नहीं, बल्कि कला और विज्ञान का संगम था, जहां हर घोड़ा एक शाही अतिथि के रूप में सम्मान पाता था। महाराज का जीवन का लक्ष्य एक ऐसा अश्व पाना था जो न केवल युद्ध में अजेय हो, बल्कि शांति के समय राज्य के गौरव का प्रतीक भी बने। विजयपुर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसकी ख्याति घोड़ों की दुनिया में सूर्य के समान चमकती थी। धनराज एक असाधारण घोड़े का सौदागर। उसकी आंखें इतनी पारखी थीं कि वे किसी भी घोड़े की नस्ल, स्वभाव और छिपी हुई क्षमता को पल भर में पहचान लेती थी। लोग उसे घोड़ों का भविष्यवक्ता कहते थे, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। धनराज का व्यापार केवल क्रय विक्रय तक सीमित नहीं था। यह घोड़ों के प्रति उसके गहरे प्रेम और सम्मान का प्रतिबिंब था। वह दूर दराज के पर्वतीय दर्रों, सुनसान रेगिस्तानों और घने जंगलों से ऐसे दुर्लभ और श्रेष्ठ घोड़े खोज कर लाता था, जिनकी सुंदरता और शक्ति की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके अस्तबल में रखे गए घोड़े न केवल उसकी जीविका थे, बल्कि उसके परिवार का अभिन्न अंग थे। धनराज का इकलौता पुत्र था अंकुर, जिसने अपने पिता के पदचिह्नों पर चलना शुरू कर दिया था। अंकुर को भी घोड़ों से असीम प्रेम था, यद्यपि वह अभी अनुभवहीन था। धनराज उसे घोड़ों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सूक्ष्म पहलुओं, उनकी बीमारियों के उपचार, विभिन्न प्रशिक्षण विधियों और सबसे महत्वपूर्ण घोड़ों की मौन भाषा को समझना सिखाया करता था। अंकुर हर सुबह अपने पिता के साथ अस्तबल में जाता,
घोड़ों के साथ समय बिताता और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को बड़े चाव से सीखता। विजयपुर की शांति और समृद्धि पर अचानक एक अदृश्य काला बादल मंडराने लगा। एक वर्ष भयानक अकाल पड़ा जिसने राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। धरती प्यासी थी। खेत सूखकर बंजर भूमि में बदल गए। नदियां सिकुड़कर पतली निस्तेज धाराओं में बदल गईं और पशुधन भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगा। इस भीषण आपदा ने धनराज के समृद्ध व्यापार को पूरी तरह से ठप कर दिया। उसके अस्तबल के कीमती घोड़े भी दाने दाने को मोहताज हो गए। उनके मजबूत शरीर हड्डियों के ढांचे में बदलने लगे। ऐसी विकट और निराशाजनक स्थिति में जब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, धनराज ने राज्य के सबसे कुख्यात, धूर्त और लालची साहूकार सेठ दमन से भारी ब्याज पर कर्ज लेने का निर्णय किया। सेठ दमन, जिसका मूल नाम दमित था, लेकिन लोग उसे उसकी क्रूरता, निर्दयता और शोषणकारी प्रवृत्ति के कारण दमन कहते थे, अपनी शातिर चालों से लोगों को कर्ज के मायाजाल में फंसाकर उनकी संपत्ति हड़पने के लिए बदनाम था। सेठ जी, यह अकाल खत्म होते ही जैसे ही फसलें उगेंगी और मेरा व्यापार फिर से चलेगा, मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित एक एक करके लौटा दूंगा। धनराज ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी स्पष्ट थी। सेठ दमन ने एक कपट भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है धनराज, मैं जानता हूं तुम घोड़ों के बड़े सौदागर हो, लेकिन याद रखना मेरी शर्तें बहुत सख्त हैं और मैं किसी को नहीं छोड़ता। अगर तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शिकारी जैसी चमक थी जो उसके छिपे हुए इरादों को दर्शा रही थी। धनराज ने भारी और उदास मन से सिर झुका लिया। उसे पता था कि वह एक ऐसी अग्नि परीक्षा में कूद रहा है जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव होगा, लेकिन अपने परिवार को भूख से बचाने और अपने प्रिय घोड़ों को मरने से रोकने के लिए उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। महीनों, एक एक पल सदियों जैसा बीतते चले गए, लेकिन अकाल का प्रकोप कम नहीं हुआ। धरती अभी भी प्यासी थी। धनराज की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती गई। वह सेठ दमन का कर्ज चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया। एक दिन सेठ दमन ने अपने 2 क्रूर और बलशाली गुंडों, जिनकी पहचान उनकी भयावह कदकाठी और निर्दयी स्वभाव से होती थी, काला और भीम, को धनराज के घर भेजा। वे अपने साथ एक तीसरा व्यक्ति मुनीम चतुरलाल को भी लाए थे, जो सेठ दमन के खातों का हिसाब रखता था और उसकी हर चाल में सहायक था। धनराज, सेठ दमन ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, काला ने अपनी मोटी गड़गड़ाती आवाज में कहा। और हां, इस बार पैसे की बात होगी, कोई बहाना, कोई तर्क नहीं चलेगा। धनराज जानता था कि उसकी मुसीबत का पहाड़ अब उस पर टूटने वाला था। वह कांपते हुए, डरे हुए कदमों से सेठ दमन के पास पहुंचा। मुनीम चतुरलाल ने तुरंत एक बड़ा सा बही खाता खोला और उंगलियों पर हिसाब करने लगा। तो धनराज, मेरे पैसे कब मिलेंगे? सेठ दमन ने अपनी मोटी घृणित आवाज में पूछा। तुम्हारी हालत तो मुझे दिन ब दिन और खराब दिख रही है। तुम्हारे पास अब क्या बचा है? तुम्हारी सारी संपत्ति तो मेरे पास गिरवी रखी हुई है। धनराज ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मुझे कुछ और समय दे दीजिए। बस थोड़ी सी बारिश हो जाए, अकाल खत्म हो जाए, मैं आपको सबसे बेहतरीन घोड़े बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। उसकी आवाज में अंतिम आशा की किरण थी। सेठ दमन जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी और धनराज के कानों में चुभ गई। घोड़े? तुम्हारे पास अब कौन से बेहतरीन घोड़े बचे हैं? तुम्हारी सारी संपत्ति पहले ही गिरवी रखी हुई है। मुझे अब तुम्हारे झूठे वादों पर और भरोसा नहीं रहा। मुनीम चतुरलाल ने भी अपनी मंद मंद हंसी से सेठ दमन का साथ दिया। तो आप क्या चाहते हैं सेठ जी? धनराज ने अपनी अंतिम हिम्मत बटोरते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और हार का भाव था। सेठ दमन की आंखों में लालच की चमक और बढ़ गई, जो अब क्रूरता से भरी थी। मुझे तुम्हारा सबसे प्रिय और सबसे शक्तिशाली घोड़ा शक्तिपुत्र चाहिए, उसने अपनी उंगली उठाते हुए कहा। शक्तिपुत्र धनराज का सबसे प्रिय घोड़ा था, जिसे उसने एक छोटी सी उम्र से पाला था। उसका नाम उसकी असाधारण शक्ति और सौंदर्य के कारण पड़ा था। वह एक दुर्लभ नस्ल का अद्भुत अश्व था, जिसकी सुंदरता, गति और निष्ठा पूरे विजयपुर में अद्वितीय थी। शक्तिपुत्र धनराज के दिल का टुकड़ा था, उसका सबसे विश्वासपात्र मित्र। धनराज चौंक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे प्राण निकल गए हों। नहीं सेठ जी, शक्तिपुत्र मेरा परिवार है। वह केवल एक घोड़ा नहीं है,
वो मेरी आत्मा का हिस्सा है, मैं उसे नहीं बेच सकता, कृपया उस पर दया करें। तो फिर पैसे दो अभी, वरना तुम्हारा घर, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे बाकी बचे घोड़े, सब कुछ मेरा होगा और तुम सड़क पर आ जाओगे। सेठ दमन ने धमकी दी। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी, केवल लालच और अहंकार था। धनराज जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसके परिवार और बाकी बचे घोड़ों का भविष्य, उनकी जान, सब दांव पर था। भारी और पत्थर से दिल से उसने शक्तिपुत्र को सेठ दमन को सौंप दिया। शक्तिपुत्र को काला और भीम जबरन अस्तबल से बाहर ले गए। शक्तिपुत्र को अपनी आंखों के सामने जाते देखकर धनराज और अंकुर की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने परिवार का सबसे प्रिय और अनमोल सदस्य खो दिया हो। शक्तिपुत्र भी जाते जाते धनराज की ओर उदास आंखों से देख रहा था, मानो विदा ले रहा हो। कुछ समय बाद भाग्य ने करवट बदली। आसमान में काले बादल छाए और घनघोर बारिश हुई, जिसने सूखी धरती को तृप्त कर दिया। धरती फिर से हरी भरी होने लगी, नदियां भर गईं और जीवन फिर से पनपने लगा। अकाल का प्रकोप धीरे धीरे खत्म हो गया और विजयपुर में आशा की नई किरण जगी। महाराज प्रताप सिंह ने राज्य के विकास और प्रजा के मनोबल को बढ़ाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की। इसी उत्साह में उन्होंने एक भव्य शाही अश्व युद्ध प्रतियोगिता की घोषणा की। यह प्रतियोगिता केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य राज्य के लिए सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और सबसे निष्ठावान घोड़े को ढूंढना था, जिसे सीधे शाही सेना में एक विशेष स्थान दिया जा सके। ये घोड़ा न केवल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि राज्य का गौरव भी बढ़ाएगा और विजयपुर के इतिहास में अमर हो जाएगा। महाराज ने अपने राज्य भर में ढोल पिटवाकर यह घोषणा करवाई। सुनो सुनो प्रजावासियों, सुनो, जो भी घोड़ा इस शाही अश्वयुद्ध प्रतियोगिता में विजयी होगा, उसके मालिक को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उस घोड़े को सीधे महाराज के अस्तबल में शाही सम्मान के साथ रखा जाएगा और उसे राज्य का अश्व घोषित किया जाएगा। ये खबर पूरे विजयपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब अंकुर ने यह घोषणा सुनी तो उसके मन में एक आशा की नई किरण जगी। ये केवल कर्ज चुकाने का अवसर नहीं था, बल्कि उसके पिता का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने और शक्तिपुत्र को दुष्ट सेठ दमन के चंगुल से छुड़ाने का एक सुनहरा मौका था। यह उसके परिवार के भविष्य और शक्तिपुत्र की स्वतंत्रता का प्रश्न था। अगर मैं किसी तरह शक्तिपुत्र को वापस ला सकूं और उसे इस प्रतियोगिता में जिता सकूं, अंकुर ने अपने मन में दृढ़ता से सोचा, तो हम अपना सारा कर्ज भी चुका सकते हैं और पिताजी का खोया हुआ गौरव भी वापस दिला सकते हैं। लेकिन शक्तिपुत्र अब सेठ दमन के क्रूर हाथों में था और अंकुर जानता था कि सेठ दमन उसे आसानी से वापस देने वाला नहीं था। उसे एक ऐसी योजना बनानी थी जो सेठ दमन को भी विश्वास दिलाए और शक्तिपुत्र को भी वापस दिलाए। अंकुर ने अपने पिता से बात की। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता और आत्मविश्वास था। पिताजी, मुझे विश्वास है कि मैं शक्तिपुत्र को वापस ला सकता हूं और उसे इस प्रतियोगिता में विजयी बना सकता हूं। मुझे एक मौका दीजिए, यह हमारी अंतिम आशा है। धनराज ने उदास होकर कहा, बेटा, सेठ दमन बहुत चालाक और निर्दयी है। वह शक्तिपुत्र को आसानी से नहीं देगा और शक्तिपुत्र अब पहले जैसा शक्तिशाली भी नहीं रहा होगा। सेठ दमन उसकी देखभाल नहीं करता, वह उसे सिर्फ अपने अस्तबल में बांध कर रखता है, उसे भूखा रखता है। लेकिन अंकुर का संकल्प अटल था। उसने कहा, मुझे कोशिश करनी होगी पिताजी, यह हमारे परिवार की इज्जत और शक्तिपुत्र के जीवन का सवाल है। मुझे बस एक मौका चाहिए। धनराज ने अपने बेटे की आंखों में चमक देखी और उसे अनुमति दे दी, हालांकि उसके मन में अभी भी संदेह था। अगले दिन से अंकुर ने शक्तिपुत्र को वापस पाने और उसे शाही प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अथक परिश्रम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसे सेठ दमन को इस बात के लिए मनाना था कि वह शक्तिपुत्र को उसे प्रशिक्षण के लिए दे दे। अंकुर सीधे सेठ दमन के विशाल हवेली में पहुंचा, जो अपनी भव्यता और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थी। सेठ जी, मैं जानता हूं कि शक्तिपुत्र आपके पास है, मैं आपसे उसे वापस खरीदना चाहता हूं। सेठ दमन, जो एक महंगे नक्काशीदार सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा था, जोर से हंसा। उसकी हंसी में घमंड और क्रूरता भरी थी। खरीदना चाहते हो? तुम्हारे पास पैसे कहां हैं? और वैसे भी अब शक्तिपुत्र किसी काम का नहीं रहा। मैंने उसे ठीक से खिलाया पिलाया नहीं है। वह अब बस एक साधारण कमजोर घोड़ा है। मैं उसे केवल अपने मनोरंजन के लिए रखता हूं और तुम्हें परेशान करने के लिए। अंकुर ने ध्यान से सेठ दमन की आंखों में देखा। उसे लगा कि सेठ दमन कुछ छिपा रहा है। उसकी बातों में सच्चाई नहीं थी,
बल्कि वह शक्तिपुत्र को अपने पास ही रखना चाहता था। अगर वह किसी काम का नहीं तो आप उसे इतने दिन से क्यों रखे हुए हैं? आपने उसे शाही प्रतियोगिता के लिए तैयार क्यों नहीं किया? अंकुर ने अपनी आवाज में चुनौती देते हुए पूछा। सेठ दमन थोड़ा झिंझका। उसके चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की रेखा आई। मैं उसे अपने अस्तबल में रख रहा हूं ताकि तुम्हारी हिम्मत टूट जाए, और वैसे भी उसे कौन तैयार करेगा? तुम जैसे लोग। हाँ, वह घोड़ा अब सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है सेठ जी, अंकुर ने कहा, मैं आपको एक अनोखा प्रस्ताव देता हूं। आप मुझे शक्तिपुत्र को शाही प्रतियोगिता के लिए 1 महीने के लिए किराए पर दे दीजिए। मैं उसे प्रशिक्षित करूंगा। अगर वह जीत गया तो मैं आपको प्रतियोगिता का सारा इनाम दे दूंगा और आपका सारा कर्ज भी चुका दूंगा। अगर वह नहीं जीता तो आप उसे हमेशा के लिए रख सकते हैं और मैं आपका कर्ज चुकाने का कोई और रास्ता ढूंढूंगा। मैं ये शर्त भी मानता हूं कि आप उसे राज्य का अश्व नहीं बना पाएंगे। अंकुर ने जानबूझकर यह शर्त जोड़ी ताकि सेठ दमन को लगे कि वह एक बहुत बड़ा फायदा हासिल कर रहा है। सेठ दमन ने सोचा। उसे लगा कि यह एक अच्छा और सुरक्षित सौदा है। शक्तिपुत्र अब बहुत कमजोर हो चुका था और उसे यकीन था कि वह इस शाही प्रतियोगिता में नहीं जीत पाएगा। इस तरह उसे शक्तिपुत्र भी मिल जाएगा और धनराज का कर्ज भी चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इनाम भी उसी का होगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, सेठ दमन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हें हर दिन मेरे अस्तबल में आकर उसकी देखभाल करनी होगी ताकि तुम कोई धोखाधड़ी ना कर सको। मेरे गुंडे काला और भीम तुम पर हर पल नजर रखेंगे और मुनीम चतुरलाल भी अपनी बारीक नजर रखेगा। अंकुर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। ये एक बड़ा जोखिम था, लेकिन शक्तिपुत्र को वापस पाने और अपने परिवार का सम्मान वापस दिलाने के लिए उसे यह जोखिम उठाना ही था। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि वह इस बार निराश नहीं होगा। अगले दिन से अंकुर ने शक्तिपुत्र को वापस पाने और उसे शाही प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अथक परिश्रम करना शुरू कर दिया। जब वह सेठ दमन के अस्तबल में पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। शक्तिपुत्र बहुत कमजोर, कुपोषित और उदास दिख रहा था। उसकी आंखें पहले वाली चमक नहीं थी। उसकी पसलियां साफ दिख रही थीं और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। सेठ दमन ने सच कहा था। उसने शक्तिपुत्र की बिल्कुल परवाह नहीं की थी। उसे बस एक कोने में बांध कर रखा गया था, केवल यह दिखाने के लिए कि वह उसका मालिक है। देखो, मैंने कहा था ना, सेठ दमन ने ताना मारा। यह घोड़ा किसी काम का नहीं। यह तो अब बस हड्डियों का ढांचा है। इसे सिर्फ घास चरना आता है, दौड़ना नहीं। अंकुर ने सेठ दमन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने चुपचाप शक्तिपुत्र को साफ किया, उसके शरीर पर लगे घावों को धोया, उसे प्यार से सहलाया और उसे थोड़ा बहुत चारा खिलाया जो उसके पास था। सेठ दमन के गुंडे काला और भीम हमेशा उस पर नजर रखते थे ताकि वह कोई धोखाधड़ी न कर सके। मुनीम चतुरलाल एक कोने में बैठकर अपनी बही में हिसाब किताब लिखता रहता था और अंकुर पर तिरछी नजर रखता था। अंकुर को जल्द ही एहसास हो गया कि सेठ दमन उसे कोई खास अनाज या पौष्टिक भोजन लाने नहीं देगा। उसे कुछ और सोचना होगा। उसकी नजर अस्तबल की एक पुरानी टूटी हुई दीवार पर पड़ी रही, जहां एक छोटा सा छेद था जो बाहर की ओर खुलता था। उसे एक विचार आया। अगले दिन से अंकुर अपनी जेब में कुछ खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और प्राचीन बीजों का मिश्रण लाना शुरू कर दिया। ये वही गुप्त नुस्खे थे जो उसके दादा और पिता ने पीढ़ियों से संजो कर रखे थे, जिनसे घोड़ों को प्राकृतिक रूप से अद्भुत शक्ति और स्फूर्ति मिलती थी। इन नुस्खों में अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावरी और कुछ दुर्लभ पहाड़ी जड़ी बूटियां थीं, जिन्हें विशेष विधि से तैयार किया जाता था। रात के अंधेरे में जब गुंडे ऊँग रहे होते थे और मुनीम चतुरलाल गहरी नींद में होता था, अंकुर चुपके से इन जड़ी बूटियों को उस छोटे छेद के रास्ते शक्तिपुत्र के चारे में मिला देता था। यह नुस्खा इतना शक्तिशाली था कि घोड़े को तुरंत ऊर्जा देता था, बिना किसी दुष्प्रभाव के। धीरे धीरे शक्तिपुत्र की हालत में चमत्कारी सुधार आने लगा। उसकी आंखों में फिर से जीवन की चमक आ गई और उसके शरीर में जान आने लगी। उसकी मांसपेशियों में फिर से ताकत आने लगी थी और उसका कोट चमकने लगा था। अंकुर हर सुबह अंधेरे में ही शक्तिपुत्र को अस्तबल से बाहर निकालता और पास के गुप्त मैदान में ले जाता, जहां कोई नहीं आता था। वहां वह उसे दौड़ने का गहन अभ्यास कराता। वह उसे लंबी दूरी तय करने, अपनी सहन शक्ति बढ़ाने और अपनी गति को तेज करने के लिए प्रशिक्षित करता। वह उसे पास की नदी में भी दौड़ने का अभ्यास कराता, जिससे उसकी मांसपेशियों को
अतिरिक्त ताकत मिलती और वह पानी में भी आसानी से दौड़ सके। सेठ दमन और उसके गुंडे अंकुर की कड़ी मेहनत को देखकर हंसते थे। ये लड़का पागल हो गया है, सेठ दमन सोचता था। एक मरे हुए घोड़े को दौड़ाने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी हार देखने के लिए बेताब है। वो बस अपना समय बर्बाद कर रहा है। उसे नहीं पता था कि अंकुर अपनी चाल चल रहा था और शक्तिपुत्र के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था जो उसे एक नया जीवन दे रही थी। एक दिन जब अंकुर शक्तिपुत्र को प्रशिक्षित कर रहा था, एक रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति गुरुदेव विमल जो वन में रहते थे और जानवरों के विशेषज्ञ माने जाते थे, पास से गुजर रहे थे। गुरुदेव विमल एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जो प्रकृति की गहराइयों को समझते थे और जिनके पास औषधीय पौधों और पशुओं के व्यवहार का अद्भुत ज्ञान था। उन्होंने अंकुर की लगन और शक्तिपुत्र की धीमी गति से बदलती ताकत को देखा। गुरुदेव विमल ने अंकुर को कुछ और विशेष जड़ी बूटियों और व्यायाम के तरीके बताए जिनसे शक्तिपुत्र की छिपी हुई क्षमता और निखर सके। उन्होंने अंकुर को घोड़ों के मनोविज्ञान और उनकी भावनात्मक जरूरतों के बारे में भी सिखाया। अंकुर ने गुरुदेव विमल का आशीर्वाद लिया और उनके बताए हुए तरीकों का पालन किया, जिससे शक्तिपुत्र और अंकुर के बीच का बंधन और गहरा हो गया। शक्तिपुत्र अब अंकुर पर पूर्ण विश्वास करने लगा था और यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा था। आखिरकार शाही अश्व युद्ध प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा विजयपुर उत्सव के माहौल में डूबा हुआ था। शहर को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था और ढोल नगाड़ों की आवाजें हर जगह गूंज रही थी। दूर दूर से लोग इस भव्य आयोजन को देखने आए थे। महाराज प्रताप सिंह अपने भव्य शाही आसन पर बैठे थे। उनके चारों ओर मंत्रीगण, दरबारी और विभिन्न राज्यों से आए मेहमान थे। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा, जो अपने शांत स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जानी जाती थी, भी उनके बगल में बैठी थी। प्रतियोगिता का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा था। विभिन्न घोड़ों ने अपनी शक्ति और गति का प्रदर्शन किया। कुछ घोड़े बहुत तेज थे, कुछ बहुत सुंदर और फुर्तीले। हर घोड़े के मालिक और प्रशिक्षक अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन कर रहे थे। महाराज प्रताप सिंह हर घोड़े को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन कोई भी घोड़ा उन्हें पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें वह अद्वितीय घोड़ा नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। तभी एक उद्घोषक ने अपनी बुलंद आवाज में घोषणा की, अब बारी है विजयपुर के स्थानीय घोड़े शक्तिपुत्र की, जिसके प्रशिक्षक हैं अंकुर। जब अंकुर शक्तिपुत्र को लेकर मैदान में आया तो सेठ दमन अपने गुंडों काला और भीम और मुनीम चतुरलाल के साथ वहां मौजूद था और एक कुटिल मुस्कान के साथ खड़ा था। उसने सोचा कि यह उसके लिए अंकुर की हार का सबसे बड़ा मनोरंजन होगा। ये वही घोड़ा है जिसे तुमने मुझे गिरवी रखा था? महाराज ने पूछा। उनकी आवाज में संदेह था। यह तो काफी कमजोर दिख रहा था जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था। क्या यह इस प्रतियोगिता के योग्य है? अंकुर ने विनम्रता से कहा। महाराज, आप बस इसकी दौड़ देखिए। मुझे विश्वास है कि शक्तिपुत्र आपको निराश नहीं करेगा। शक्तिपुत्र ने भी एक छोटी सी हिनहिनाहट के साथ अंकुर की बात का समर्थन किया। प्रतियोगिता का घंटा बजा और दौड़ शुरू हुई। शुरुआती पलों में शक्तिपुत्र थोड़ा धीमा रहा, जिससे दर्शकों में कुछ फुसफुसाहट हुई और सेठ दमन के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। सेठ दमन हंसने लगा। मैंने कहा था ना, यह किसी काम का नहीं। अंकुर, तुमने अपनी हार खुद तय की है। यह घोड़ा तो बस एक बोझ है। लेकिन अंकुर ने एक विशेष संकेत दिया, एक गुप्त शब्द जो उसने शक्तिपुत्र को सिखाया था, और शक्तिपुत्र ने अचानक अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी। उन गुप्त जड़ी बूटियों, गुरुदेव विमल की सलाह और अंकुर के अथक प्रशिक्षण ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। शक्तिपुत्र हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल में एक अद्भुत लय थी, एक ऐसी शक्ति जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह अन्य सभी घोड़ों को एक एक करके पीछे छोड़ता चला गया, जैसे बिजली का झोंका हो। उसकी हर चाल में दृढ़ता और आत्मविश्वास झलक रहा था, जो उसके और अंकुर के बीच के गहरे विश्वास को दर्शाता था। धूल का एक बवंडर उसके पीछे उठता चला गया, जैसे वह धरती को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा हो। अंतिम मोड़ पर शक्तिपुत्र ने अपनी सारी ताकत झोंक दी और एक अविश्वसनीय अलौकिक गति से दौड़ा। कुछ ही पलों में वह बिजली की गति से विजेता रेखा को पार कर गया और बाकी सभी घोड़े मीलों पीछे रह गए। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। फिर एक पल बाद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शक खुशी से झूम उठे, कुछ तो अपनी सीटों से कूद पड़े। महाराज प्रताप सिंह अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर आश्चर्य, खुशी और गौरव के भाव थे।
रानी सुमित्रा की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्हें ऐसा घोड़ा मिल गया था जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी, और एक ऐसा प्रशिक्षक भी जो इतना काबिल था। सेठ दमन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास, क्रोध और भयानक निराशा थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही कमजोर घोड़ा था जिसे उसने कुछ हफ्ते पहले देखा था। काला और भीम भी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनका मुंह आश्चर्य से खुला था। मुनीम चतुरलाल के हाथ से बही खाता छूटकर गिर पड़ा। अगले दिन राज दरबार में महाराज प्रताप सिंह ने एक विशेष सभा बुलाई जो इतिहास में दर्ज होने वाली थी। शक्तिपुत्र को शाही अस्तबल से सीधे दरबार में लाया गया, जहां वह गर्व से खड़ा था। उसकी चमकती हुई आंखें और शक्तिशाली शरीर सबको मोहित कर रहा था। महाराज ने अंकुर और धनराज को अपने सामने बुलाया। अंकुर, महाराज ने अपने आसन से उठकर कहा। उनकी आवाज में सम्मान था। तुमने अद्भुत काम किया है। इस घोड़े ने मेरी सभी उम्मीदों को पार कर दिया। यह राज्य के लिए एक महान संपत्ति है। तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तुम्हारी लगन, ईमानदारी और घोड़ों के प्रति तुम्हारे असीम प्रेम ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। सेठ दमन तुरंत आगे आया। उसका चेहरा क्रोध और निराशा से लाल था। वह चिल्लाया, महाराज, यह घोड़ा मेरा है। यह मेरे कर्ज के बदले में धनराज ने मुझे दिया था। इस पर मेरा अधिकार है। यह धोखा है। महाराज ने अपनी भौहें चढ़ाई। उनकी आंखों में अब क्रोध था। क्या यह सच है धनराज? क्या तुमने शक्तिपुत्र को इसे बेचा था? धनराज, जो अंकुर के साथ खड़ा था, ने सारी बात महाराज को विस्तार से बताई कि कैसे उसने अकाल के दौरान सेठ दमन से कर्ज लिया, कैसे उसे शक्तिपुत्र को गिरवी रखना पड़ा और कैसे सेठ दमन ने उसकी कोई देखभाल नहीं की। उसने यह भी बताया कि सेठ दमन ने अंकुर को शक्तिपुत्र को प्रशिक्षित करने से रोका और उसे कमजोर रखने की कोशिश की ताकि वह कभी जीत ना सके। सेठ दमन ने चिल्लाकर कहा, महाराज, मैंने इसे किराए पर दिया था, लेकिन शर्त यह थी कि अगर यह नहीं जीता तो यह हमेशा के लिए मेरा होगा। और अंकुर ने इसे जीतने के लिए कुछ धोखाधड़ी की है। उसने इसे कुछ ऐसा खिलाया है जिससे इसकी ताकत बढ़ी है। यह अवैध है। महाराज ने अंकुर की ओर देखा। अंकुर, क्या तुमने कोई धोखाधड़ी की है? क्या तुमने घोड़े को कोई हानिकारक पदार्थ दिया है? क्या तुमने कोई अनुचित तरीका अपनाया है? अंकुर ने शांति और आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। मैंने केवल अपने पिता और दादा द्वारा सिखाए गए प्राचीन और प्राकृतिक नुस्खों का इस्तेमाल किया है। यह कोई धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि यह एक ज्ञान है जो प्रकृति और पशुओं के प्रति हमारे सम्मान से आता है। यह मेरे घोड़ों के ज्ञान और मेरी अदम्य मेहनत का फल है। मैंने शक्तिपुत्र को उन जड़ी बूटियों और आहार से ऊर्जा दी जो किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है, बल्कि उसे प्राकृतिक रूप से मजबूत और स्वस्थ बनाती हैं। ये वह ज्ञान है जो मेरे परिवार ने पीढ़ियों से सीखा है और जिसे सेठ दमन जैसे लालची लोग कभी नहीं समझ सकते। ये शक्तिपुत्र की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका है, न कि उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का। महाराज ने तुरंत अपने मुख्य वैद्य जीवक को बुलाया। वैद्य जीवक ने दरबार में ही शक्तिपुत्र की गहन जांच की। उन्होंने घोड़े के शरीर की जांच की, उसकी आंखों को देखा, उसकी चाल का मूल्यांकन किया और उसके मुंह में औषधीय जड़ी बूटियों के अवशेषों की जांच की। कुछ देर जांच करने के बाद वैद्य जीवक ने घोषणा की, महाराज, यह घोड़ा पूरी तरह से स्वस्थ है। इसमें किसी भी तरह के अवैध या हानिकारक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसे कुछ विशेष प्राकृतिक पोषक तत्वों से युक्त भोजन और जड़ी बूटियां दी गई हैं जो इसकी आंतरिक शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। यह शुद्ध रूप से प्राकृतिक उपचार और गहन प्रशिक्षण का परिणाम है। इस घोड़े के शरीर में कोई भी बाहरी या अप्राकृतिक तत्व नहीं पाया गया है। वैद्य जीवक की बात सुनकर महाराज पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। उन्होंने सेठ दमन की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी, केवल न्याय का दृढ़ संकल्प था। सेठ दमन, तुमने एक कमजोर और कुपोषित घोड़े को देखकर सोचा था कि तुम उसका फायदा उठा सकते हो। तुमने धनराज की मजबूरी का फायदा उठाया और शक्तिपुत्र को कष्ट दिया। तुमने अपनी लालच में सारी हदें पार कर दी। मेरा निर्णय है, महाराज ने घोषणा की। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। शक्तिपुत्र अब अंकुर और धनराज का है। इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और इनाम के रूप में अंकुर को न केवल मुंह मांगा इनाम मिलेगा, बल्कि उसके पिता का सारा कर्ज भी राज्य चुकाएगा। महाराज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सेठ दमन की सारी संपत्ति की गहन जांच की जाए और यदि कोई और अवैध कार्य पाया जाए
तो उसे कठोरतम दंड दिया जाए। सेठ दमन, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। विजयपुर में ऐसे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेठ दमन का चेहरा पीला पड़ गया। वह अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके सारे षड्यंत्र विफल हो गए थे और उसकी संपत्ति जब्त होने वाली थी। काला और भीम भी सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुनीम चतुरलाल भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन उसे तुरंत पकड़ लिया गया। धनराज और अंकुर की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने महाराज को धन्यवाद दिया। यह उनके जीवन का सबसे सुखद और गौरवशाली पल था। अंकुर, महाराज ने अपने आसन से उठकर कहा, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे घोड़ों के अद्वितीय ज्ञान ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें अपने शाही अस्तबल का मुख्य अश्व प्रबंधक नियुक्त करता हूं। तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम हमारे राज्य के सभी घोड़ों को प्रशिक्षित करो, उनकी देखभाल करो और उन्हें स्वस्थ रखो। तुम विजयपुर के गौरव को और बढ़ाओगे। महाराज ने अंकुर को अपनी शाही तलवार भेंट की, जो विश्वास और सम्मान का प्रतीक थी। अंकुर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज की जय हो। मैं पूरी निष्ठा और लगन से अपनी यह जिम्मेदारी निभाऊंगा। आपके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और विजयपुर को घोड़ों के लिए विश्व का सबसे बेहतरीन राज्य बनाऊंगा। इस प्रकार धनराज और अंकुर ने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि उन्हें राज्य में उच्चतम सम्मान और एक नई पहचान भी मिली। धनराज ने अपने बेटे पर गर्व महसूस किया, जिसने अपनी चतुराई, अदम्य मेहनत और अटूट विश्वास से परिवार की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाई। सेठ दमन को अपने कर्मों का फल मिला। महाराज ने उसकी अन्य धोखेबाजी की जांच भी करवाई और उसे उचित दंड दिया गया, जिससे विजयपुर के लोगों को न्याय मिला और राज्य में शांति और व्यवस्था बहाल हुई। काला भीम और मुनीम चतुरलाल को भी उनके अपराधों के लिए जेल भेज दिया गया। विजयपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। धनराज फिर से घोड़ों का व्यापार करने लगा, लेकिन अब वह केवल उन लोगों को घोड़े बेचता था जो उनकी सच्ची कद्र करते थे और घोड़ों के प्रति प्रेम रखते थे। अंकुर ने महाराज के अस्तबल में बेहतरीन घोड़ों को तैयार किया और विजयपुर की सेना पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और गौरवशाली हो गई। उसकी देखरेख में शाही अश्वशाला विजयपुर की पहचान बन गई, जहां से प्रशिक्षित घोड़े पूरे राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते थे। और शक्तिपुत्र, वह अब महाराज का सबसे प्रिय घोड़ा बन गया था और उसे शाही सम्मान के साथ रखा जाता था। वह जानता था कि उसे एक सच्चे दोस्त, एक कुशल ट्रेनर और एक प्यार करने वाले परिवार का साथ मिला था, जिसने उसे फिर से उड़ना सिखाया था। शक्तिपुत्र और अंकुर की दोस्ती की कहानियां विजयपुर की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। ये कहानी विजयपुर के लोगों को हमेशा याद दिलाती थी कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी, ज्ञान और नेक नियत का फल हमेशा मीठा होता है और लालच तथा अन्याय का अंत हमेशा बुरा। ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जिसने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया और विजयपुर की धरती पर न्याय और सत्य की विजय का प्रतीक बन गई। विजयपुर राज्य और उसके घोड़े शक्तिपुत्र के साथ इतिहास के पन्नों में अमर हो गए।